बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रोसीजर ऑफ रिसेशन ऑफ कंट्रैक्ट, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से लिया गया है। कैंसलेशन ऑफ कंट्रैक्ट किस तरह से होगी और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बिना पर रिसेशन की जा सकती है। इसका ओवरव्यू देता चलूं कि जब दो पार्टीज में से एक पार्टी कंट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन करेगी तो दूसरी पार्टी जो कि एग्रीव्ड पार्टी बन जाएगी, वो पार्टी कोर्ट में जाके उस कंट्रैक्ट को कैंसिल करवाएगी। जब उस कंट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा तो जिस पार्टी ने जितना बेनिफिट उठाया है उसको वो वापस करना पड़ेगा और दोनों पार्टीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी कि जैसे कोई कंट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान हुआ ही नहीं था। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स होते हैं कि जिनकी बिना पर एक कंट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, और वो ग्राउंड्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। There are numbers of reasons when contract is cancelled by the court, and it is done to bring back the parties to the position in which they were before formation of the contract. Then application. Recession is not applicable to the contract which are not enforceable by law. For the application of recession, the contract must be a valid contract and it must be a lawful contract. Grounds for recession. कैंसिल करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स का होना लाजमी है, किस किस की बेस पे एक कंट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है बाय द कोर्ट। सो फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ। A mistake of law occurs when a party to a contract knows the fact but ignores the mistake. In this case, the contract can be cancelled by the other party. अगर किसी की वजह से, अगर किसी एक पार्टी की मिस्टेक की वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है, तो दूसरी पार्टी इस कंट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट वन इज अनलॉफुल कंट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टीज में जो ऑब्जेक्ट है वही अनलॉफुल है, जो कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वही अनलॉफुल है, तो फिर उस पूरे के पूरे कंट्रैक्ट को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर फ्रॉड के जरिए से बनाया गया है तो दूसरी पार्टी जो कि एग्रीव पार्टी है, जिसको लॉस हो रहा है, वो पार्टी कोर्ट में जाके इस कंट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। थर्ड वन इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर दो पार्टीज में एक कंट्रैक्ट बनाया गया है कि जो कि अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है या अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज है, तो फिर उसको कैंसिल किया जा सकता है। देन फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। If a contract is made by fraud or undue influence, in this case, the innocent party can cancel the contract with the help of court. जहाँ पे फ्रॉड का एलिमेंट आ जाता है वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट उन ही मामलात पे अप्लाई होगा कि जहाँ पे दोनों पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशन का क्लियरली पता होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड के मामले पर लॉ ये कहता है कि जिस दिन आपको इल्म हुआ, जिस दिन आपको इस बात का पता चला कि दूसरी पार्टी फ्रॉड कर रही है और आपके साथ फ्रॉड के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उसी दिन आप कोर्ट में जाएंगे और जाके रेमेडी अवेल करेंगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि आप 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे। जितने भी अरसे बाद आप आएंगे, आपने डे ऑफ नॉलेज का बताना है एंड
then you can avail your remedy. Next one is failure of consideration. A party to a contract can also cancel a contract on the failure of the other party to provide consideration for their agreement. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज में एक कंट्रैक्ट हुआ है कि जिसमें एक पार्टी ने कुछ गुड्स देनी थी दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी ने मनी देनी थी। अब एक पार्टी तमाम की तमाम गुड्स डिलीवर कर देती है दूसरी पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी मनी नहीं देती। उन गुड्स की प्राइस नहीं मिलती दूसरी पार्टी को। अब जिस पार्टी को प्राइस नहीं मिली वो इसको कैंसिल करने के लिए और अपने गुड्स को वापस लेने के लिए कोर्ट में जाएगा। सो उस मनी को हम कहेंगे कंसिडरेशन, जो कि इनोसेंट पार्टी के लिए थी, और जो ऑफेंडर पार्टी थी उसके लिए कंसिडरेशन थी गुड्स उसको मिल गई लेकिन उसने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि अगर एक पार्टी फेल्ड टू प्रोवाइड कंसिडरेशन हुई है तो दूसरी पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो पार्टी कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। देन रिसेशन इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस। 3-4 ऐसे केसेस हैं कि जहां पे रिसेशन अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, when one party has fulfilled their obligation of the contract, जहां पे ऑफेंडर ने, सो कॉल्ड ऑफेंडर ने, कि जिस पे इल्जाम लगाया गया है, उसने अपनी तमाम की तमाम ऑब्लिगेशन, अपनी तमाम की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं या पूरी नहीं की लेकिन फिर भी वो पूरी करना चाह रहा है, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल होगा। वहां पे ये रिसेशन का सूट अप्लाई नहीं कर सकता। देन when the requesting party has committed some wrong relating to the contract, अगर प्लेंटिफ, अगर रिक्वेस्टिंग पार्टी खुद ही रॉन्ग कर रही है, खुद ही इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, खुद ही वायलेशन कर रही है टर्म्स एंड कंडीशन की, तो वहां पे उसको कोई रेमेडी नहीं मिल सकती बाय द कोर्ट। द रिक्वेस्टिंग पार्टी हैज अननेसेसरी डिले, अगर टाइम बर्ड का कोई इशू आ गया है, अननेसेसरी उसने डिले किया है, तब भी वो रेमेडी अवेल नहीं कर सकती। The requesting party has already asked for money damages, अगर requesting party, अगर innocent party, अगर aggrieved party पहले से मनी ले चुकी है for her damages, तो इस केस में भी उसको ये वाली रेमेडी अवेल नहीं हो सकती। Then effect of recession. Effect of recession is restoration of plaintiff to his original position as the contract had not been made ever. Anyone of such party can go to the court in order to avail the remedy of recession of the contract. तो होता कुछ इस तरह से है कि रिसेशन का मतलब ये है कि रिसेशन आपने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। अब कॉन्ट्रैक्ट को जब आपने कैंसिल कर दिया तो दोनों पार्टीज की तरफ से जो भी कुछ बेनिफिट उठाया गया है वो वापस किया जाएगा दूसरी पार्टी को। रिसेशन का मतलब ही यही है कि जब रिसेशन का एक बार डिसीजन एग्जीक्यूट होगा तो फिर दोनों पार्टीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। थैंक यू सो मच।